पानी पानी हो गई है। पानी से याद आया, पहलगाम ही वो भूल थी जिसके बाद से पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नापाक को आईना दिखा दिया गया है। भारत ने साफ लहजे में बता दिया है कि अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अगर किसी ने आंख दिखाने की हिमाकत भी की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पीओके पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और उसे हर हाल में खाली कराना ही पड़ेगा, और उसकी मुनादी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर जो भी मुद्दे हैं उन्हें द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही हल किया जाएगा। किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी की ना तो कोई जरूरत है और ना इजाजत है। मतलब बिना नाम लिए अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी एक चेतावनी ही समझ लीजिए, जो बिना बात के ही भारत पाकिस्तान के बीच फूफाजी बन गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह भारत की वर्षों पुरानी नीति है और इस नीति में 1 इंच का भी बदलाव नहीं आया है। अब पाकिस्तान को सुनना और समझ लेना चाहिए कि भारत अब 90 के दशक वाला वो शांत और चुप रहने वाला देश नहीं है जो पीस टॉक करता था। आज का भारत आंख में आंख डालकर बात करता है और जवाब भी देता है, वो भी गोली की भाषा में। अगर जरूरत पड़ी तो माना कि भारत गांधी के विचारों को सर आंखों पर लेकर चलता है, लेकिन उसके मूल में कृष्णा का भी चरित्र है, जिसमें सिर्फ 99 गलतियों की माफी है, 100वें को अपराध ही माना जाएगा। और अब पाकिस्तान 99 खताएं कर चुका है। पहलगाम 99वीं गलती थी, अब एक और खता और सर तन से जुदा। पीओके पर बात करते हुए रणधीर जायसवाल ने साफ लहजे में कह दिया है कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करे। ये वो शब्द हैं जो सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इसको अंतिम चेतावनी के रूप में ले। भारत इंतजार कर रहा है लेकिन हमेशा नहीं करेगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि इतिहास गवाह है, भारत जब ठान लेता है तो सरहदें बदल जाती हैं, भूगोल के पाठ्यक्रम नए सिरे से लिखे जाते हैं, नया तरीका होता है जिससे इतिहास पढ़ाया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्होंने जिस तरह से कहा कि दिल्ली में वो बोल भले दिल्ली में रहे थे, लेकिन उसकी जो हनक थी वो इस्लामाबाद में सुनाई जा रही थी। भारत के एक एक शब्द मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के खलवत में खलल डाल रहे थे। भारत से उठी हुंकार ने अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर भी पसीना ला दिया है। यह हुंकार बता रही है यह नया भारत है जो बातचीत भी करता है, जब जरूरत हो तो सीमा पार जाकर जवाब भी देता है और बिना मतलब के चौधरी बनने वालों को चेतावनी भी देता है। आज की बड़ी बहस में विदेश मंत्रालय के बयानों के मायने समझेंगे, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर, वो पहले आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और आज इस खास चर्चा की फिर शुरुआत करेंगे। That a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is. As you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between
Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these. तो आज भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वहां पर भी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान खाली कर दे पीओके, जिसे उसने अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। और आज देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज खुद आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। ये वही एयरबेस है जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि इस एयरबेस को पाकिस्तान ने ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। लेकिन आज उसी एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वहां सेना के जवानों से वो मुलाकात करते हैं, राष्ट्र को भी संबोधित करते हैं और उन्होंने एक साफ संदेश यहां से दिया है कि अब पाकिस्तान का एक भी झूठ नहीं चलेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। ऋषि दीक्षित डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। मेजर रिटायर्ड अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेजर विराट मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की इस चर्चा में। विराट जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार के तौर पर प्रोफेसर मनोज सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ऋषि दीक्षित जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। आज उस एयरबेस पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान कह रहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया है। एक संदेश उस एयरबेस से भी उन्होंने दे दिया है कि अब गलती भी नहीं चलेगी पाकिस्तान की और कोई झूठ भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उसी एयरबेस पर जाके जो सबसे पहले तीनों सेनाओं के हमारे जवानों, अधिकारियों और जूनियर लीडर से मिले हो और उनको शाबाश दिया, उनको सल्यूट किया, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और आज आप इसको देखिए कि इसके कई सारे मैसेज हैं। इंपॉर्टेंस किसको दी गई? कल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश को एड्रेस किया जी। आज उन्होंने तीनों सेनाओं को आदमपुर जाके एड्रेस किया। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि बाकी जो और लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने कहा था कि पहले स्पेशल सत्र बुलाया जाए, वहां बात हो। लेकिन एक बड़ा मैसेज जो मैंने अपने आकलन में देखा है कि जनता के प्रति जो गवर्नमेंट जिम्मेदार होती, सबसे पहले उन्होंने जनता से बात किया, क्योंकि सारे देश में इस चीज को समझने का माहौल था कि क्या प्राइम मिनिस्टर के मन में क्या चल रहा है। और आज आदमपुर में वही चीज कह के उन्होंने दिखला दिया, जैसा क्वेश्चन आपने किया कि सच्चाई क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है और सच्चाई क्या है। जब वहां जाकर उन्होंने बोला तो उस टाइम पे, सेम टाइम पे पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखलाया कि आपका झूठ नहीं चलता है, हम उसी जगह पे बिल्कुल इंटैक्ट खड़े हैं अपने जवानों के साथ में, अपने जवानों के बीच में, कि जहां से आपको तबाह किया गया है। तो ये सारी चीजें जो बताई गई हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आदमपुर से, तो कई सारे मैसेज उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड को भी इनडायरेक्टली दिए हैं और अपनी पोजीशन क्लियर की है, अपनी डॉक्ट्राइन क्लियर की है कि हम किस लाइन पर चल रहे हैं और हमारी सोच क्या है एज ए नेशन, हमारा देश क्या चाहता है जी। तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है कि प्रोपेगेंडा जो है एक्सपोज हुआ है और झूठ एक्सपोज हुआ है, और हमारी ताकत जो पहले दिन से सर चढ़ के बोल रही थी 7 तारीख से, वो बिल्कुल जगजाहिर हो गई है कि हम हैं क्या, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करके दिखाते हैं। और हमें उस राह से अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, अपने देश के तिरंगे की शान के लिए हम जो सोचते हैं वो करते हैं और उसके लिए कटिबद्ध हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं जहां तक अपनी कैपेबिलिटी से हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, और ये बहुत साफ संदेश कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया और आज जब वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे। अली शाह जी, आपसे समझेंगे। अब एक चीज तो साफ हो गई है कि अब भारत किसी तरह की कोई चेतावनी भी नहीं देगा पाकिस्तान को, अब सीधे अटैक होगा। और अब 99 गलती पाकिस्तान कर चुका है, अब अगर कुछ भी वो करता है तो वो सीधे अपराध ही होगा और जिसकी कोई माफी नहीं है। और अब तो पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया है कि पीओके खाली करे पाकिस्तान ने जितना अवैध तौर पर कब्जा किया है, क्योंकि अब पीओके पे भी तिरंगा ही फहराएगा। बिल्कुल जी, जैसे कि श्री दीक्षित साहब ने बिल्कुल सटीक समझाया। मैं कहता हूं कि वेलकम साहब, तो मैं कहता हूं कि
पाकिस्तान सुधरेगा नहीं वैसे। जी। अगर लोग सोच रहे हैं कि सुधरेगा, तो जहां तक मेरा तजुर्बा रहा है, मैं इनके बहुत करीब बॉर्डर पे, सरहद पे रहा हूं, 30 मीटर के फासले पे। सन 2003 में जब सीज फायर भी नहीं हुआ था, तब 30 मीटर कुछ भी नहीं होता, लोग 100 किलोमीटर भी नहीं, 30 मीटर ही आमने सामने, ठीक है। यहाँ हमारी पोस्ट थी, यहाँ पाकिस्तान की पोस्ट थी, और वो डेली हम पे फायर बरसाया करते थे, डेली। हर रोज रात को मैं सो रहा हूँ, मेरे बंकर पे फायरिंग हो रही है मेरे सामने। मैं पोस्ट के अंदर था जब मेरे सामने सीज फायर हुआ, सीज फायर हो गया जी। कि मैं आपको बताऊं, ऑन पेपर सीज फायर हुआ होगा, ऑन ग्राउंड फ्रैंकली स्पीकिंग ना। ये लोग तब भी सीज फायर का उल्लंघन करते आए हैं, यानी कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक बना दिया है, बिल्कुल धजड़ आती है अंतर्राष्ट्रीय नियमों की। तो सुधरेंगे नहीं ये लोग कभी। हम सोच रहे हैं इन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, एयर स्ट्राइक कर दो, चलो ठीक है, इलाज परमानेंट इलाज, परमानेंट इलाज क्या होएगा? सर्जिकल स्ट्राइक, युद्ध ना। परमानेंट इलाज इनके ऊपर धमाधम, मेरे को भी अटैक करें, सीधा अटैक कर दो। मेरे को भी जोश में, मेरे को बहुत दिल करता है वो कहने के लिए, लेकिन मैं कभी उनके पक्ष में नहीं होता ना, कभी भी, क्योंकि मुझे पता है जंग कितना भयानक चीज होती है और कितनी खराब चीज होती है, नुकसान दोनों का होता है। एक का ज्यादा होएगा, दूसरे का कम होएगा, पर होएगा फिर भी, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे कुछ भी हो। उनके 100 मरेंगे, यहाँ पे 10 मरेंगे, और 10 भी क्यों मरवाने हैं? इनकी इकोनॉमी 30 साल पीछे जाएगी, हमारी 10 साल पीछे जाएगी, क्यों मरवानी है? तो इससे बेहतर है कि दिमाग से काम लें जी। जोश, फौज में हमको सिखाया जाता है जोश के साथ होश। आज की तारीख में बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर हमारा मकसद क्या है? मकसद है कि दुश्मन को चोट पहुंचानी है बिना हम चोट खाए। हम युद्ध करेंगे, चोट हमको भी लगेगी, इसमें ज्यादा दुश्मन को लगेगी, मैं मानता हूं। यहाँ पे दुश्मन ऑलरेडी घुटनों के बल आ गया था। हमने उनके 9 आतंकी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को नुकसान पहुंचाया, उनको तहस-नहस किया, उनको बर्बाद किया सक्सेसफुली, सटीक तरीके से। उन्होंने, पाकिस्तान ने क्या बोला? हम रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। क्यों भाई? आप कौन होते हैं रिएक्ट करने वाले? आतंकी? आप आतंकी हो, मतलब आप कबूल कर रहे हो ना कि आप आतंकी हो? हाँ, कबूल हो गया। यहाँ का दूध पानी का पानी हो गया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, खुद कबूला इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अली शाह जी, कल भी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन्होंने यही कहा था कि जिस तरह से खाद पानी दे रहा है ना पाकिस्तान आतंकियों को, एक दिन यही आतंकवादी पाकिस्तान को साफ भी कर देंगे। मनोज सिंह जी, सर आपसे समझूंगी, क्या पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत शुरू करने के लिए भारत की कोई शर्त है, या भारत कोई शर्त रख सकता है, या आपको लगता है कि अब बातचीत का जो रास्ता है वो अब बंद है? सर आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बताइए। देखिए अपूर्वा जी, एक चीज हमें समझना होगा कि भारत की जो विदेश नीति है, और ये जब से पाकिस्तान बना है और तब से लेके जिस तरीके से हम चल रहे थे, लेकिन कल मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को संबोधन किया और जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को और पूरे विश्व के सामने एक्सपोज किया, मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल अब चेंज हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से जो न्यूक्लियर का जो डेटरेंस के आधार पे वो आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाता था, और कल के संबोधन से और आज जिस प्रकार से आदमपुर में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एड्रेस किया जवानों को, और तीनों सेनाओं के जवानों को जिस तरीके से उन्होंने प्रोत्साहित किया, मुझे लगता है कि एक नया भारत की शुरुआत हो चुकी है। और इसमें देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी काम करते हैं उसका बड़ा ही सिंबोलिज्म होता है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि 1974 में जब इंदिरा गांधी ने पोखरण का परीक्षण किया था, वो बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन किया था। अटल जी ने जो किया था वो भी 1998 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, और कल जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधन कर रहे थे वो भी बुद्ध पूर्णिमा ही था। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जब रशिया यूक्रेन की क्राइसिस में वो बोलते हैं कि ये बुद्ध का युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, लेकिन कल उन्होंने बोला कि बुद्ध के समय में लेकिन आतंकवाद का भी समय नहीं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर का जो डेटरेंट था वो एक तरीके से भारत ने और पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया है कि भारत उस चीज से कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। जहां पे भी
आतंकवाद की बात आएगी और ऑब्वियसली कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया है कि किसी भी तरीके का आतंकी एक्टिविटी अगर होता है जो एक्ट ऑफ वार में हम उसको काउंटर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति होने वाली है। अभी हमारे पहले के वक्ता जो बता रहे थे तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अभी पीओके की बात कर रही है, अभी हमारे जो एमईए के जो प्रवक्ता थे रणधीर जायसवाल जी ने जिस तरीके से उन्होंने क्लियर क्रिस्टल बताया कि कश्मीर इश्यूज पे हम बायलैटरल टॉक करेंगे, किसी थर्ड पार्टी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें अमेरिका भी पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ। उसी तरफ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो ट्रीटी की जो बात की कि कोई नो वाटर की बात की, नो ट्रेड की बात की। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से एक तरीके से घेर दिया है और एक न्यू डॉक्ट्रिन के साथ भारत पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में डील करेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी हमारा जो एक डिसाइसिव लीडरशिप भारत का जो नेतृत्व कर रहा है वो कहीं न कहीं इस आतंकवाद का जो समूल जो जड़ है उसको समाप्त करने में सफल होगा। जी अपूर्वा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और विराट मिश्रा जी, क्योंकि देखिए जिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन लक्ष्यों को, जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, पहले तो ये था कि हम सिर्फ आतंकियों पर हमारा निशाना होगा, लेकिन अब भारत भी अपनी रणनीति बदल रहा है। अब एयरबेस को ठिकाना बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, सिविलियंस को निशाना बनाया था, एयरबेस को निशाना बनाया, और आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचते हैं और ये दिखाते हैं कि जो झूठ पाकिस्तान बोल रहा था कि इस एयरबेस को तो हमने उड़ा दिया है, हमने ध्वस्त कर दिया है, वो एयरबेस तो बिल्कुल सही सलामत है और वहां से राष्ट्र को संबोधित भी किया पीएम मोदी ने। जी अपूर्वा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है कि ऑपरेशन सिंदूर देखिए स्थगित किया गया है, उसको समापन नहीं दिया गया है। पाकिस्तान का आगे का रवैया देखकर ही भारत अपना आगे का एक्शन तय करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने अपने कल के वक्तव्य में। साथ में इन्होंने एक और नई चीज कही कि ये नया नॉर्मल है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। एक नई लकीर खींची है प्रधानमंत्री जी ने, एक नया पैमाना बना दिया है कि अगर पाकिस्तान के आतंकी संगठन हमारे यहाँ पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन को ही नहीं टारगेट किया जाएगा, बल्कि उनकी जो सरपरस्त सरकार है, यही नाम लिया सरपरस्त सरकार, जो उनको हेल्प करती है, उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हर बार बात कही जाती थी कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर देंगे पाकिस्तान द्वारा, उसको भी भारत ने कहा है कि आप हमारे ऊपर ये ब्लैकमेल नहीं चला पाएंगे, हम आपका जबरदस्त और मुंहतोड़ जवाब देंगे। अपूर्वा जी, एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत का न्यूक्लियर ट्रायड जो है, यानी कि भारत की थल सेना, जल सेना और नभ सेना, तीनों तरीके से हम लोग सशक्त हैं। भारत की K4, K15 मिसाइल्स सबमरीन से लॉन्च वही बात है सर, अभी तक तो आर्मी उतरी ही नहीं है, अभी तक तो इन्होंने हमारी सैन्य क्षमता जमीन पर देखी ही नहीं है। बिल्कुल, हमारी टेक्नोलॉजी, न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी का आगमन हो चुका है। हमारा जो निश्चय है, आपको एक बात बताता हूं, हमारी देखिए पहले क्या होता था, DRDO जो है एक मध्यस्थ के तौर पे भारतीय सेना और जो सारे प्रोक्योरमेंट होते थे उसके बीच में काम करता था। भारतीय सेना ने कुछ वर्ष पहले अपना ये तरीका बदल दिया है। अब वो आर्मी डिजाइन ब्यूरो के अंतर्गत सीधे IITs और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोमिनेंस के, उनसे अपनी टेक्निकल जांच और बातचीत करके सीधे वेपन्स और बाकी सारी चीजें टेक्नोलॉजी पे काम करके उनसे सीधे ले रहा है। तो हमारे जो हथियार है वो इंडिजिनाइज हो चुके हैं। पाकिस्तान का 60 से 80% जो भी सामान, जो भी हथियार आते हैं वो चाइना से या तुर्की से आ रहे हैं। इनका अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या उस तरीके का कोई सामान है ही नहीं, तो ये लड़ने में हमसे सक्षम नहीं है। आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है और भारत ने इनको FATF में फिर से एक बार कटघरे में लाने की कोशिश करी है। बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है भारत ने। इनके पास लड़ने का सामर्थ्य नहीं है, पर हाँ, एक चीज हमें लड़ने की बहुत जरूरत है पाकिस्तान से, वो है इनका मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। ये बार बार ये कह रहे हैं कि भारत ने लड़ाई शुरू की, भारत ने ये किया, भारत ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया। इसको इंटरनेशनल स्तर पर जबरदस्त तरीके से हमें विरोध करने की जरूरत है। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में बहुत सक्षम है और ये लगातार ये कार्रवाई कर भी रहे हैं। बिल्कुल ऋषि जी, यही सवाल सर मैं अभी
पूछने वाली थी कि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पहले शुरुआत जो भी की वो भारत की तरफ से हुआ, चाहे सीज फायर को लेकर बातचीत हुई वो भी भारत की तरफ से हुआ, जो पहला अटैक था वो भी भारत की तरफ से किया गया। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार फैलाई जा रही है। अब सर ये समझना होगा ना कि भारत की जो सैन्य क्षमता, अभी तक तो सर आर्मी तो उतरी ही नहीं है और ये पता नहीं किस गफलत में है कि हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत पर जो एयरबेस है वो एयरबेस हमने भारत के पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं। अब पूर्वा जी आपने एक बात सुनी होगी ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, ये हमें ज्यादा भ्रम नहीं पालना चाहिए कि प्रोपोगंडा माना कि एक सेगमेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है वार की, प्रोपोगंडा वार, और उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल असर भी पड़ता है। लेकिन आज के जमाने में जब गांव गली घर कूचे में कैमरे लगे हैं, सैटेलाइट सारी मतलब चीजें देखी जा रही हैं, सारी चीजें आपके चैनल वाले जो है उन चीज को ग्राउंड से इवन क्या बोलते हैं युद्ध क्षेत्र से कवर करते हैं, तो ये मुंह से बोलना अलग है और दिखना अलग है। तो जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं, चाहे खुद के देश की हो चाहे बाहर के देश की हो, तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आपने दूसरी चीज कही, बट हाँ ये है कि कह के आप कोई चीज बताते हैं तो बोलते हैं 100 बार एक कोई चीज झूठ बोली जाती है तो वो लगता है कि झूठ भी सही बन जाता है, लेकिन उसके आपके पास में प्रूफ्स हैं, उसके आपके पास में एविडेंसेस हैं। जैसे आज आदमपुर में गए प्रधानमंत्री और वहां जाके ललकार दिया और कह दिया कि भाई यहीं पे खड़े हैं, तीनों सेनाओं का जो है वहां पे उन्होंने इस्तकबाल किया, उनको सल्यूट किया और मशीनरीज एंड मेन बिहाइंड द मशीनरी सबको जो है उन्होंने जो है सराहा वहां पे। तो ये अपने आप में कहने की बात है कि भाई ये तो वो कह रहे थे और देखिए यहाँ पर तो ऐसा है, अपने आप ही चीजें खत्म होती है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने कुछ नोट करी है जो इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो अभी का ये ऑपरेशन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, ये कई मायनों में बहुत सिग्निफिकेंट है, समझ लीजिए आप। इससे क्या हुआ है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जस्ट गॉट एस्टेब्लिश्ड। एक तरह का हमने नया एक लकीर खींच दी है पूरे सिस्टम में। भारत एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए न्यू डिफेंस एक्सपोर्ट हब, क्योंकि उसने अपने बनाए हुए इंडिजिनस चीजों से प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, तो सारे वर्ल्ड की नजर उस पर लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने सैटेलाइट सिस्टम है इसरो उसके लिए, आपका आकाश बीडीएल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जी, जो और सारे हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके द्वारा बनाई हुई चीजों को ग्राउंड में प्रैक्टिकल के रूप में पूरे संसार ने देखा है। जबकि एक मोनोपोली चला करती थी अमेरिका की, चीन की, रशिया की या और सारे, जैसे तुर्की जैसे देश भी एक उसमें खड़े हो गए थे कि हम जो चीज बना के देंगे वो अकाट्य होगी, अवैध होगी और उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, अजय होगी। सारे के सारे सबके जो है जो अरमान थे और सब जो बेवकूफ बना रखा था अपने अपने सिस्टम से कि हमारे हथियार चलेंगे, जिसने हमारा हथियार ले लिया वो अजय हो गया, वो सब इन 2-3 दिनों में सामने आ गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए इसके साथ ही साथ अभी कितनी सारी चेंज हो जाएंगी चीजें। ये जो डिफेंस मार्केट का जो हब बन जाएगा अभी हमारा भारत, उसने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। वैसे जाके वहां पे उनको लोग जाते थे, वहां ट्रेनिंग देखते थे, उनको वहां पे चला के दिखाया जाता था कि अब देखिए अब रियल वार लाइक सिचुएशन में, वार लाइक कंडीशंस में चला के दिखाए गए हैं और कैपेबिलिटीज का लोहा मनवाया गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अभी तक 42% मार्केट जो है यूएस या जैसे देशों की थी डिफेंस मार्केट जी, और अब मैं सोच रहा हूँ इसका बहुत बड़ा असर आगे आने वाला है, क्योंकि अब जो है वो खिलौने नहीं चाहिए होंगे लोगों को, क्योंकि मरने मारने का प्रश्न होता है किसी देश के लिए। वही सर, क्योंकि चाइना ने तो वही किया, पाकिस्तान को चाइना ने मोहरा बनाया, अपने वेपन्स भी इस्तेमाल किए। और ये भी समझ में एक तो बहुत किरकिरी हुई है अली शाह जी, सर मैं आपसे समझूंगी, बहुत किरकिरी हो गई है यहाँ पर चाइना की भी, पाकिस्तान की तो हो ही रही है, चाइना की भी हो गई कि उनके वेपन्स किस तरह से ध्वस्त हो गए, जिसके दम पे पाकिस्तान ये पूरी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर गया था। बिल्कुल, देखिए चाइना को लोग अक्सर कहते हैं चीन, चालबाज चीन, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा रचता है जी। ये पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा करना सीखा है ना, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये चीन ने सीखी है। चाइना के एक ऑथर थे, एक फिलोसोफर भी थे, सन त्जू। उन्होंने, सन त्जू ने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें लिखा था एक्ट में ऑफ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत जाएं। अरे आप लड़ेंगे नहीं, अब जो क्या कमाल का आइडिया निकाला। अब पाकिस्तान ने वही रचा।
अभी आप पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की बात करी थी ना, फेक न्यूज वहां से बन जी के आ जी रही जी है जी। बहुत। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तरह तरह की वीडियो भी निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं, जैसे कि आज हमने देखा एयरबेस, हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद गए वहां पर, उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने बोला हमने S-400 पे नुकसान पहुंचाया है, उन्हें फोटो खिंचवाई, S-400 का देख लो क्या नुकसान पहुंचाया। आपको बताऊं अपूर्वा जी, आपको हंसी आएगी सुन के, पिछले 2-4 दिनों से मेरी फोटो और मैं पाकिस्तानी मीडिया पे वायरल हो रहा हूँ, ट्रेंडिंग हो रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में, मुझे 4 दिन पहले मालूम पड़ा। जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं हिंदुस्तानी, उन्होंने बोला कि भाई ये तो वहां पे तो पाकिस्तानी चैनल बैंड नहीं है, वहां पर तुम्हारा ये दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं मैं अलग से चैनल्स पे आता हूँ, तो वहां से ये फुटिंग काट काट के, आपको भी ताजुब नहीं होना चाहिए अगर ये लोग इतने नीच बेशरम हैं, गिरे हुए हैं, ये लोग फोटो काट काट के अपने उस पे लगा रहे हैं, ऊपर नीचे उर्दू में कुछ लगा देंगे जो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये उस टाइप पे बिल्कुल गिरी हुई हरकतें पे आ गए हैं ये बिल्कुल लोग। बिल्कुल अलीशा जी, क्योंकि ये बिल्कुल ही अब चीप, जिसको बोला जाना एकदम ही चीप हरकतों पर अब ये आ गए हैं। अभी कुछ मीडिया, अभी आज ही मैं सुन रही थी जिसमें वहां के कुछ एंकर्स ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि हमने तो 70% पावर ग्रिड पर अटैक कर दिया है भारत की। वो अब इस तरह की फेक नैरेटिव्स चला रहे हैं, इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि हमारे हैकर्स ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो अपनी हार भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, वो अपनी जीत भी नहीं बता पा रहे हैं। सबसे मजेदार बात, घुटनों के बल हाथ जोड़ के हारने वाले उनके वजीर आजम कह रहे हैं विक्ट्री हो गई हमारी जी। इनके क्रिकेटर मार्च निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं। सर वही बात है, ये करना क्या चाह रहे हैं इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करने के लिए आए थे। हमने अपना जो ये देश बनाया, ये क्यों बनाया, और हम जो ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी हार भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, हम अपनी जीत भी नहीं हजम कर पा रहे हैं। मनोज जी, सर ट्रेड टॉक और टेरर, अब ये चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, साफ शब्दों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कह दिया था। देखिए अपूर्वा जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन रेज किया, और मोदी जी ने ट्रेड और टेरर की जो बात की है और टॉक की बात की है, ये तीनों का आपस में बड़ा ही गहरा नाता है। क्योंकि देखिए आज पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में है। और आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है 2024 का, उसमें जो भारत की जीडीपी है वो लगभग 3.88 ट्रिलियन की है, और पाकिस्तान का 0.37 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी की है। भारत के पास अभी 677 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, और पाकिस्तान के पास मात्र 15 अरब डॉलर है। और आप समझ सकती हैं कि कोई भी देश जब बनता है, उसकी आर्थिक क्षमता, उसकी राजनीतिक क्षमता, उसकी सामाजिक क्षमता, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तीनों स्तर पे पूरी तरीके से फेल्ड हो चुका है। और रही बात प्रोपेगेंडा की, तो देखिए नो डाउट ये प्रोपेगेंडा आज के इस न्यू टेक्नोलॉजी में, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, प्रोपेगेंडा का असर कुछ देर तक ही रहता है, लेकिन उसका काउंटर प्रोडक्ट तुरंत निकल के आ जाता है। तो पाकिस्तान 2 दिन जो जश्न मनाया उन्होंने, जो एक मीडिया के सामने दिया, मुझे लगता है कि वास्तविकता से उन्हें भली भांति से पता है, और पूरा विश्व इस चीज को समझ भी रहा है, और वहां की जनता इस चीज को समझ रही है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश है भारत, वो चाहे पॉपुलेशन से देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है भारत। आज हम जिस तरीके से अपनी 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं, और मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने 11 साल के कार्यकाल जो फॉरेन विदेश की जो यात्रा की, उसका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। आज जब एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर जिस प्रकार से एक न्यूक्लियर नेशन को थ्रेट कर रहा है, और उसको बोल रहा है कि हम, अगर हमारे यहाँ कोई भी आतंकवादी घटना घटती है तो हम उस डिटरेंट की पॉलिसीज को नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज है कि भारत अब एक बिल्कुल, जो अभी हमारे एक जो पूर्व सैनिक जो बता रहे थे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया है, सेट नहीं किया है, बिल्कुल उसमें भारत ने उसमें एक तरीके से स्थापित कर दिया है। और चाइना की जो हमेशा से पॉलिसीज रही है, जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के माध्यम से करने की, तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताना चाहूंगा कि अभी इसके पहले बांग्लादेश में जो घटना घटी थी, यूनुस जाके चाइना में नॉर्थ ईस्ट में इन्वाइट कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि चाइना कहां कोशिश नहीं कर रहा है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जब वहां सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया, और पाकिस्तान इसमें बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और मुझे लगता है कि चाइना को पता है कि अगर हमें कोई काउंटर कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। और डिफेंस सेक्टर में जिस प्रकार से भारत ने अपने बजट में डिफेंस प्रोडक्शन पे, सेल्फ रिलायंस पे काम करना शुरू किया है, उसका असर हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना ने दिखाया, वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आज पूरा वर्ल्ड 3 सेक्टर कंट्रोल करता है, डिफेंस,
एनर्जी और फार्मास्यूटिकल। तो डिफेंस में जिस प्रकार से भारत ने इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को रखा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही क्रांति होगा इस डिफेंस सेक्टर में, और जो भी एस्टेब्लिश्ड नेशन है उनके लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब विराट जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ये बयान दिया था कि हमने सेना को पूरी खुली छूट दे दी है, अब इस बयान का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एलओसी पार करके भी कार्रवाई कर सकते हैं। और उनके संदेश के बाद से तो देखिए पाकिस्तान में तो वैसे ही खलबली मच गई होगी, पसीने तो उनको वैसे ही छूट गए होंगे। जी बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप अपूर्वा जी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कल के वक्तव्य में तो कहा ही, बट उससे काफी पहले उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था, कहा था कि सेनाएं स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, और ग्राउंड पे जो फोर्सेस होती हैं, जब जब जैसे अभी अली सर बता रहे थे कि गोली आती थी, धमाके होते थे, तो आपके पास जब ये शक्ति आ जाती है कि आप वापस से फायर बैक कर सकते हैं, वापस से अपना बदला ले सकते हैं। और हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि 2 गोली अगर उधर से चलेगी तो हम 4 गोली चलाएंगे, एक गोली आएगी तो हमें गोला मारेंगे। तो ये जो आप कॉन्फिडेंस से भरते हैं अपनी सेनाओं को, वो स्वतंत्र हाथ देते हैं, वो फ्री हैंड देते हैं, तो फिर उसके बाद सारा खेल पलट जाता है। एलओसी क्रॉस करने की बात, एलओसी तो हमने जो अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी क्रॉस की थी, और हमने 2019 में भी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी तब भी हमने एलओसी क्रॉस कर दी थी। भारत वो पुराना भारत नहीं रहा है। ये बार बार कहना चाहूंगा कि जब आप आते थे यहाँ पे 25-50 लोगों को मारते थे और चले जाते थे, या आप मुंबई टेरर अटैक जैसा बड़ा अटैक कर देते थे भारत के फाइनेंशियल और इतने बड़े नर्व सेंटर पे, और कुछ कार्रवाई नहीं होती थी, हम डोजियर पे डोजियर बनाते रहते थे। डोजियर बनने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सबूत देने चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए, पर साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे इजराइल जाके वहां पे गाजा में, फिलिस्तीन में अगर वहां से उनके लोगों को मारा जाता है तो वो मारते हैं। भारत को भी ये अपनाना पड़ेगा, भारत बुद्ध का देश रहा है। डोजियर भी दे रहे तो भी एक लिमिट होनी चाहिए उन चीजों की, कि आप हर बार पिट रहे हो और आप हर बार पाकिस्तान से कह रहे हो कि आप आइए, आप हमारे साथ यहाँ पर आप जो भी आपको सर्च करना है वो करिए, जो जांच करनी है आप उसमें हमारा सहयोग करिए, फिर हम आपको सबूत देंगे। तो मुझे लगता है सर ये चीजें अब तो पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए, या एक लिमिट हो जानी चाहिए इन चीजों की। अपूर्वा जी, अनुनय विनय पेटिशन प्रेयर, इसका समय जा चुका है जी। हम कितनी बार कहें, कितनी बार हाथ जोड़ें कि आप देखिए अपने यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स को न्यूट्रलाइज करिए। आपको बोला जा रहा है कि आप मदरशिप ऑफ टेररिज्म है, आपको बोला जा रहा है कि आप एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, आप वो जगह है जहां से इसका उद्गम होता है आतंकवाद का। आज भी कहा है रणधीर जायसवाल ने कि आपके यहाँ से ऐसा लगता है आतंकवाद की टेररिस्ट फैक्ट्रीज चल रही हैं, एक इंडस्ट्रियल स्केल पे आप काम कर रहे हैं, ये बोला है उन्होंने। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जहां पे इस तरीके की कार्रवाई के लिए हम बार बार उनको अनुनय विनय करते आए थे, जब एक्स्ट्रा हो जाता है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो हमारा भी बांध सब्र का टूटता है। और हमने ये इनको पिछले 5, 7, 10 साल में ये दिखाया है कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और हमने दिया भी है। और साथ में इनको 1971 नहीं भूलना चाहिए, जब इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में भारत ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों का निर्माण कर दिया था। सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया और इनको वेस्ट पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान रहने दिया। यही घटना आगे भी रिपीट होगी, ये आज कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि ये जो खुद से अपना ये जो जाल बुन रहे हैं, सोचते हैं कि बहुत तेज हैं, पर ये जो आतंकवादियों का पालन और पोषण कर रहे हैं, वहां पे खाद पानी दे रहे हैं, ये बहुत समय नहीं चलेगा, ये युग आतंकवाद का नहीं है। पर अगर आप हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को आके हमारे देश में मारेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे, और जबरदस्त हमला करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा था कि खून और पानी, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, और आप हमारे निर्दोष लोगों को मारते जाएंगे, ये साथ में नहीं चलेगा। हम आपको पानी पीने की एक एक बूंद के लिए मोहताज कर देंगे, और हम आपके ऊपर इतनी शक्ति से प्रहार करेंगे कि आपका देश निपट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। भारत की शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, भारत अपनी शक्तियों को पहचानने लगा है, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब उसका इस्तेमाल भी करने लगा है। तो सिर्फ हमने ना सिर्फ पहचाना बल्कि उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हम लोग चौथा परचेसिंग पावर पैरिटी और साथ में नॉमिनल जीडीपी में भी दुनिया में चौथे नंबर पे आ चुके हैं। $4.25 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है। हम जबरदस्त काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। और पाकिस्तान में देखिए, ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना अपनी इंडस्ट्री से किसी भी तरीके से ये आगे बढ़ नहीं पाए हैं। जो बिल्कुल वही सर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से भी डीजीएमओ की जो बैठक हो रही है वो हो रही है, लेकिन अब वो चीजें ऐसा ना कि वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जबकि हकीकत
हमने भी देखी है कि किस तरह से उनके एयरबेस को हमने ध्वस्त कर दिया है, उनके आतंकी ठिकाने, इवन हम सिर्फ वहां तक पहुंच गए हैं जहां उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कल जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अब न्यूक्लियर थ्रेट, न्यूक्लियर धमकियां अब और नहीं चलेंगी, तो यह भी एक साफ संदेश था पाकिस्तान के लिए कि वो जान जाए कि सेना वहां तक भी पहुंच चुकी है। अगर वहां आसपास हम मिसाइल गिरा सकते हैं तो हम आपके न्यूक्लियर वेपन्स तक भी हम पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है भारत ने। आप दोबारा हमला करेंगे, हमने जो ये बार जो नई अपनी जिसे आप कहते हैं कि नई लकीर जो खींच दी है, नया पैमाना जो बना दिया है, इस पैमाने पे अगर आप हमला करते हैं, हमको चोटिल करते हैं, तो ना आपके न्यूक्लियर वेपन सेफ है, ना आपका कुछ भी सेफ नहीं है। पर हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स में मुझे ये भी कहना है कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी चोरी के हैं। अब्दुल कादिर खान साहब का नाम फॉर्मूला चलता चोरी था, का है सर। सब इनका चोरी का और जुगाड़ का है। इनका कुछ भी अपना इंडिजिनस है नहीं, इनका ना ये कुछ बनाते हैं, इनके खाने को तो है नहीं। तो ये लड़ने वाली जो बातें हैं ये तो बहुत दूर की बात है। चीन की दम पे जनरल मुनीर उछल रहे थे, इनके अपने राजनीतिक पर्सनल इंटरेस्ट थे, उसको इन्होंने आगे बढ़ाने की बात करी। दूसरी चीज, ये कट्टरपंथी ऑफिसर रहे हैं, इनको हाफिज की उपाधि दी गई थी इसलिए क्योंकि इन्होंने कुरान को पूरा रटा हुआ है, और उसी के बेसिस पे ये अपने जो पर्सनल गेन्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी तख्ता पलट करने की कोशिश की थी और वहां पे सफल हुए थे। इनका भी कुछ इसी तरीके का प्रयास था, पर इसमें ये सफल नहीं हो पाए हैं। आगे भी भारत इनको लगातार कड़ा जवाब देगा और इनको इनके घुटनों पे लाके छोड़ेगा। अली शाह जी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का तो पूरा दिवालियापन निकल चुका है और मुझे लगता है वहां के जो सैन्य अधिकारी है ना, उनका भी दिमागी तौर पर दिवालिया निकल चुका है। अभी कुछ दिन पहले का आपने भी सुना होगा कि एक फॉरेन टीवी चैनल था जहां पे जब उनसे पूछा गया कि आपने अगर 5 राफेल गिराए हैं तो क्या सबूत है, तो फिर वो कह रहे सब कुछ सोशल मीडिया पर है। ये तो सर उनका सोर्स है। अब आप सोच लीजिए कि वो सोशल मीडिया को अपना सोर्स बांध रहे हैं और फिर उससे वो ये चीज कह रहे हैं। कल को तो फिर वो अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो खबर आएगी वो बता देंगे। बिल्कुल, ये मजाक अच्छा कर लेते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि ये मजाक अच्छा कर लेते हैं। एक मजाक आप मेरे को भी करने दीजिए आपकी इजाजत से। जी जी बिल्कुल सर। आज मालूम पड़ा है कि चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आता है जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है मिसाइल फ्री में। मिसाइल भी और ड्रोन भी, ये लो। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि चीन इनके फायदे के लिए करता है एक्सपोर्ट, हम इनके नुकसान के लिए करते हैं एक्सपोर्ट। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। अब देखती इनकी जो सोशल मीडिया का सोर्स है ना, आपको मैं थोड़ा हल्का इतिहास में कहता हूँ। 99 में क्या हुआ, इनके घुसपैठी आ गए थे हिंदुस्तान, सिविल ड्रेस में डरपोक थे, एक नंबर के जो डरपोक थे तो वो मारे गए। जब मारा उनकी तलाशी ली गई, इनके शव की। जब शव की तलाशी ली, उनमें से निकला पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड्स। हमारी सरकार ने बोला भाई तुम्हारी सरकार के तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स मिले हैं, आर्मी जवान मिले हैं, आप पे कमांडोज मिले हैं जी, इन शव को वहां पहुंचवाना है। क्रियाक्रम के टाइप ना, एक बेरिल होता है उनका, तो आखिरी राइट्स के लिए पाकिस्तान, तब जनरल परवेज मुशर्रफ जो भगड़ा हो गया था, जनरल भगड़ा हो गया बाद में, उन्होंने बोला नहीं ये हमारे फौजी नहीं है, हमें नहीं जानते इनको, जो करना है करो। अब तो हमने पूरी इज्जत आबरू के साथ, बिकॉज हम प्रोफेशनल आर्मी है, हमने उनको दफनाया जी। हमारे एक ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे, ब्रिगेडियर बाजवा साहब से मेरी बात हो रही थी एक पिछले साल। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक उनका कप्तान साहब था, कैप्टन शेर खान ऐसे भी नाम था शायद, वो उनको लगा वो कप्तान साहब बड़ा बहादुरी से लड़ा, तो जब वो मर गया उसके बाद उन्होंने एक साइटेशन अपने हाथ से लिखा, उसको निशाने हैदर से नवाजा गया जो कि पाकिस्तान का परमवीर चक्र के बराबर का होता है। इन्होंने क्या करा हमारे साथ, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब जिनको कैप्टन साहब बनाया गया था, फील्ड कैप्टन, इनका शव काट के टुकड़ों में एम्पुटेटेड बॉडी हमको दी। ये इतने ज्यादा, मतलब आप सोच सकती है कि कोई राष्ट्र अपने फौजियों की शहादत को रिस्पेक्ट, तो बहुत दूर की बात है, पहचानने से इनकार कर दे और बोले कि नहीं हमें नहीं है। इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर 16 अप्रैल को एक विपत्तिजनक, शर्मनाक, मेरे को शर्म आती है बोलते हुए, एक वर्दी में कोई भी इंसान में, जो फौजी भाई यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वर्दी में कोई अगर ऐसा बोले, हिंदू मुस्लिम करे, क्यों पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की फौज में हिंदू नहीं है क्या? जिसने 2 नेशन थियरी की बात की थी जी, कल जनरल साहब जो आसिम मुनीर इसके नाम से खिलाया जाता है,
ये इसने बोला हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। अरे भाई कुछ सीखो हिंदुस्तान से। फिर उसके बाद फिर इसने विपत्ति ने बयान दिया। उसके बाद 22 अप्रैल को 6 दिन बाद पहलगाम में गंदा वाला आतंकी हमला हो जाता है। नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, जाओ मोदी से जाके कहने देना। मतलब मंशा, इंटेंशन बड़ी साफ थी। वो थी एक हमारे मुल्क के अंदर एक फूट पैदा करने की, क्योंकि यहाँ पर देखा ये हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा हथियार, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, और सबसे बड़ा हथियार हमारी एकता है जी। अच्छा, हिंदुस्तान तो बड़ा तरक्की कर रहा है। जम्मू कश्मीर धारा 377 हटने के बाद काफी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे G20 की बैठक भी हुई थी। 60 अन्य देशों के ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर आए थे। यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था। कैसे हो रहा है ये सब हिंदुस्तान में? फूट डालते हैं। इन्होंने हमको बांटने की कोशिश करी, हम जुड़ गए, हमारे में एकता और पैदा हो गई। ये 5 उंगलियां हैं अपूर्वा जी, जी जी। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जब ये यूं बन जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है। यही हमारी ताकत है। तो हमने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, और मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर में जहां पे पत्थर बरसाए जाते थे सिक्योरिटी फोर्स पे, वहां पर एक कैंडल लाइट मार्च हुई। कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च हो रही है। सारे के सारे, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और सब हिंदुस्तान की तरह हमने लड़ा, तभी हम मुंह तोड़ जवाब दे पाए इनको। और बेशरम इतने हैं, ये देखो नमूनों को, बेशरम इतने हैं, घुटनों के बनाने के बाद बोलते हैं विक्ट्री हमारी है। झूठ, झूठ पे झूठ, भाई झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे ये। और इनको ना, ये लोग एक मक्खी की तरह है। परमानेंट इलाज क्या होगा? वही बात है सर, ये अपनी विक्ट्री का सबूत खुद नहीं दे पा रहे हैं, ना ही इनके डीजीएमओ दे पा रहे हैं, ना ही इनकी सेना दे पा रही है। अपनी विक्ट्री का सबूत ये खुद नहीं दे पा रहे हैं। ऋषि जी, पीओके पर ही अब सिर्फ बात होगी, टेररिज्म पर ही अब सिर्फ बात होगी, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। बहुत साफ शब्दों में कहा कि अब किसी तरह का कोई पीस टॉक नहीं होगा, अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। यानी अगर सेना को जरूरत पड़ी तो सेना एलओसी के पार जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। फ्री हैंड दिया गया है। और अब पीओके पर क्या लगता है सर, कितनी जल्दी भारत का तिरंगा नजर आ जाएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैं जब शाह की बात को थोड़ा सा एक और टच दे देता हूँ, थोड़ा हंसी भी आ रही मुझे जी। ये जो जश्न वहां बन रहा था, एक शब्द, एक हम लोग यहाँ जुमला कहते हैं ना कि जान बची लाखों पाए। तो ये जो आम पब्लिक की तरफ से जश्न था, वाकई में जश्न था। उन बेचारों को लग रहा था कि ये जो हम लोग गलती कर बैठे हैं और बच गए हैं, तो ये असल में उसका एक्सप्रेशन था। जान बची लाखों पाए, वो बेचारे बिल्कुल जश्न मनाने के हालात में हो गए, नहीं तो अगले दिन क्या होने वाला तो इनको खुद में पता नहीं था। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। हमारा और हमारे देश का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि पाक इंटायर जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पाक ऑक्युपाइड, ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और कानूनी तौर पे है। और जो पीओके है उस पर इलीगल, ये जो है उनका पोजीशन है पाकिस्तान का। वो एक टेक्निकल चीज में फंसा हुआ मामला है कि बातचीत के जरिए ही हल किया जाएगा। और वेरी फर्स्ट डे से क्लियर है, और किसी भी पिछली गवर्नमेंट ने लेके अभी तक इसको कभी भी ये डाइल्यूट नहीं किया है कि किसमें कोई भी इसमें मध्यस्थता करना चाहे। तमाम सारे देशों ने ऑफर किया, हो सकता है उन्होंने गुडविल से ऑफर किया होगा, लेकिन ये जो चीज शिमला समझौते में पक्की कर दी गई थी कि इसका हम दोनों पक्ष बैठ करके ही निकालेंगे। और अब इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2-2 क्लियर कर दिया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, आप इसको खाली कब कर रहे हैं, अब आप इस पे बात करिए। इसी पे हम बात करेंगे और हम दोनों ही बात करेंगे जी। और सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे और इस तरह की बात करेंगे तो अब हमारे पास फ्री हैंड है। हम एलओसी का जो एक मापदंड, एक गरिमा बनाई जाती थी कि एक विषम परिस्थितियों में ही, वार लाइक सिचुएशन में ही हम इसको क्रॉस करेंगे, अब वो भी चीज हमारे पास में बिल्कुल आ गई है। सेनाओं को फ्री हैंड मिल चुका है। तो फ्री हैंड मिलने का मतलब, एक टाइम पे हम लोग जब सर्विस में थे तब भी, और उसके पहले भी एक कहावतें कही जाती थी कि वहाँ के जो सोल्जर्स कहा करते हैं कि तुमको तो यार ऑर्डर मिलेगा वहां दिल्ली से, हमारा ऑर्डर तुम्हारी जेब में रहता है। उसका मतलब और कुछ नहीं था। उसका मतलब यही था कि वो इतने इनडिसिप्लिन थे, इतने निरंकुश थे, उनके पास अनुशासन नाम की चीज नहीं थी। उनके पास हथियार, गोला बारूद, उनको फिर ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं, वो जब मर्जी आती थी फायर करते रहते थे। आपने सुना होगा
कि हमेशा फायरिंग चलती रहती थी। अरे भाई, कोई मकसद तो होना चाहिए फायरिंग का, कोई मिशन तो होना चाहिए। अगर फायरिंग हम कर रहे हैं या फायरिंग का कोई ऑर्डर हमें मिला हुआ है, एक पर्टिकुलर में एम के लिए मिलना चाहिए, ना कि खाली तुम्हारे पास हथियार है, वेपन से तुम जो है बस सीमा पार से गोलियां इधर चलाते रहोगे, मजबूरी में यहाँ के लोग जवाब देते रहेंगे और सीज फायर नाम की कोई चीज मानने को तैयार नहीं हो। जी। तो इस बार में ये बहुत अच्छे तरीके से ये जो समझा दिया गया है ना, ये चीज खत्म कर दी गई है कि अगर हम कहते हैं कि आतंकवाद पे अगर हम एक्शन लेंगे तो अब एक वर्ड नहीं रह गया है। पहले कहा करते थे ना, हम एक्शन लेंगे, ऐसा हुआ तो हम बात करेंगे और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ग्राउंड में करके दिखा दिया गया है कि मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, मुंह तोड़ के नेस्तनाबूद कर देंगे आपको। और इसके लिए बहुत क्लियर कट, बिना किसी प्रेशर में आए हुए हमारे देश ने कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है, हमारे देश के जो जमीन के प्रवक्ता उन्होंने कहा है कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं, ना कोई शको शुबा है इसमें। आप ये मत सोचिएगा कि अब आपको ऑर्डर लेने की जरूरत है। जैसा आप करेंगे, अगर कोई घटना ऐसी हुई तो हम इंश्योर करेंगे कि आपके यहाँ हम एक्शन लेंगे, क्योंकि आप उस एक्शन को नहीं ले रहे हो, ना उसको ऑन करते हो पहली चीज को, और हमेशा गुमराह करते हो, दिख रहा है सामने, उसको कहते हो कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अब ये बहुत पक्की बात हो गई है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जो सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि जितने बड़े बड़े नेता घूम रहे थे कि जो है हमारे प्रभाव में इंडिया है, हम कहेंगे तो कर लेंगे, या हमारे पास ट्रेड की पावर, मतलब हम आर्टिस्ट करेंगे, उसका बिल्कुल यहाँ पे पूर्ण विराम लग जाता है। और किसी देश को इस मौजूदा हालात में, क्योंकि अब ऐसा स्वरूप और रूप भारत का किसी ने देखा नहीं था। जी जी। ये कह सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे, कभी युद्ध को अपॉर्चुनिटी तो कहना बहुत, मतलब एक बहुत अहम भरी बात होती है, लेकिन ऐसा जो है दुर्भाग्यपूर्ण मौका अगर आया है तो उस समय पूरे विश्व ने देख लिया है कि भारत एक्चुअल में है क्या, इकोनॉमिकली क्या है। सर, अब भारत की शक्ति और शांति दोनों ही चीजों को जाहिर हो गई जी, शक्ति भी देख ली देशों ने और शांति भी देख ली, प्रयोग भी देख लिया जी, नहीं, उसका प्रयोग भी देख लिया जी, बिल्कुल प्रयोग भी बिल्कुल देख लिया है। तो हर तरह से इनको मनसा वाचा क्रमणा दिखा दिया गया है कि आप अगर शांत रहते हैं, रूल मानते हैं, वर्ल्ड लॉज को मानते हैं, वर्ल्ड के जो है जो पंचायतें बनी हुई उनका सम्मान वही है करते कि हैं, हम अगर गांधी के विचारों पर चलते हैं तो कूटनीति में हम कृष्ण को भी मानते हैं, चाणक्य की औलाद हैं, तो ये चीजें हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से पाकिस्तान को कहां पटखनी देनी है। मनोज जी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ये लगातार भारत की तरफ से कहा गया है कि केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। एक तो ये सवाल, दूसरा सर मैं ये भी समझना चाहूंगी, अमेरिका की मध्यस्थता, ट्रंप की मध्यस्थता जो इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं, किस तरह से इन चीजों को डिफाइन करें? देखिए अपूर्वा जी, इसमें आपने जो सवाल किए हैं, मैं सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि देखिए जो पहलगाम की जो घटना 22 अप्रैल को जिस तरीके से किया गया, वो बिल्कुल एक स्क्रिप्टेड था जी। और मतलब भारत को एक किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हम इंगेज करें, और उसमें चाइना ने बड़ी ही तरीके से उस भूमिका का निर्वहन किया, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं तब से जिस प्रकार से टैरिफ वार का जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक नया चैनल जो खोला है, जिसके चलते चाइना बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और वहां से जितने भी जो विदेशी जो कंपनियां हैं वो सब बाहर निकल रही हैं और मैक्सिमम भारत की तरफ आने के प्रयास कर रही है। तो आप समझ सकती हैं कि उनको ये मालूम है कि अगर भारत इस समय अगर स्टेबिलिटी के माध्यम से, और देखिए पिछले 11 सालों से एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार चल रही है, आप बजट अगर आप हर साल का बजट देख लीजिए तो डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, न्यू इनोवेशन पे, डिफेंस पे जिस प्रकार से हम डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम अभी चौथी जो अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड का रेटिंग है, तो ये कहीं ना कहीं चाइना इस चीज को भांप रहा है। दूसरा चीज आपको देखना होगा कि आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो जनरल है वो मुनीर है, वो परवेज मुशर्रफ बनने का प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने वही गलती जो कारगिल के समय में परवेज मुशर्रफ ने किया और नवाज शरीफ को जिस तरीके से डिच किया, उसी प्रकार से शहबाज के साथ ये मिल के, क्योंकि देखिए आज सिविलियन भी उनके साथ नहीं है, आर्मी में भी 2 डिवीजन हो चुका है, तो आप समझ सकती है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वर्दी में दहशतगर्दी है, वो ऊपर से वर्दी पहने हैं लेकिन अंदर से वो सारे आतंकवादी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे भारतीय सेना ने जो अटैक किया और जिस प्रकार से जो उनके सारे ठिकाने जो ध्वस्त किए, उसमें आप देख सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा में वहां का पाकिस्तान का जो सेकंड लीडर कमान है, सारे लोग सेना शामिल हुई सर आतंकियों के जनाजे में। जी बिल्कुल। तो ये पूरा विश्व ने देखा और इसीलिए भारत ने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया, और इसीलिए स्ट्रेटेजिक जो रिस्ट्रेंट होता था भारत का
उसने समाप्त कर दिया पाकिस्तान के साथ, और उसके जगह पे उसने स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को अडॉप्ट किया है। और उसी का नतीजा है कि आज हम इसको एक्ट ऑफ बार के रूप में लेंगे। और आज हम पीओके की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत का एक नया चैप्टर, अध्याय विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार भारत ने अपनी बात को रखा है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 140 करोड़ जनता की आवाज है, ये सिर्फ एक किसी आप समझ सकते हैं किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसीज होती है उसके आंतरिक संरचना पे आधारित होती है। और आज पूरा भारत एक साथ खड़ा है, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल सर, भारत एक साथ खड़ा है, भारत की पूरी जनता एक साथ अपने सेना के साथ खड़ी है, अपने सेना के शौर्य और पराक्रम को भी सैल्यूट हम करते हैं। विराट मिश्रा जी, सर अंतिम में एक सवाल आपसे चलते चलते मैं ये लूंगी कि जिस तरह से अगर हम बात करें भारत के डिफेंस सिस्टम की, पीएम नरेंद्र मोदी ने कल खुद मेड इन इंडिया का जिक्र किया है। एक तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो चाइना पर पूरी तरह से पाकिस्तान डिपेंड है, लेकिन वहीं भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। मेड इन इंडिया मिसाइलें, वेपन्स अब भारत खुद बना रहा है, तो यह भी एक बहुत करारा संदेश है पाकिस्तान के लिए। जी अपूर्वा जी, भारत का जो भी इकोसिस्टम है, मिलिट्री इकोसिस्टम है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत भारतीय नेवी से हुई थी, उनका इंडिजनाइजेशन आज से कुछ साल पहले 72 से 75% तक पहुंच चुका था। और अब जो बाकी हमारा काम है बाकी क्षेत्रों में, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसरो अपना जबरदस्त काम कर ही रहा है, हमारे सैटेलाइट्स के जो सिस्टम है, नाविक का सिस्टम है, ये सारी चीजें सुदृढ़ हो रही हैं। वहां से हमको डेटा मिलता है भारतीय फौजों को यूज करने के लिए। साथ ही हमारी जो एयरफोर्स है उसमें बहुत सारे ऐसे उपकरण और ऐसे छोटे छोटे वेपन्स और ऐसे छोटे छोटे हिस्से, कल पुर्जे ऐसे इस्तेमाल होने लगे जो भारत में ही बन रहे हैं, तो वो एक बहुत जबरदस्त चीज है। साथ में भारतीय सेना में अगर आप देखेंगे तो इस समय ब्रह्मोस मिसाइल का यहीं लखनऊ में एक नई फैसिलिटी का मैन्युफैक्चरिंग और वो सारी चीजें शुरू हो गई हैं। 400 से 500 किलोमीटर की आज की डेट में इस बड़ी मिसाइल की रेंज है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे आने वाले दिनों में इसकी रेंज को 800 किलोमीटर कर दिया जाएगा। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट है उसमें। सर बहुत माफी के साथ सर मैं बीच में रोकना चाहूंगी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा सर, वक्त इतनी इजाजत हमें दे रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। जी बिल्कुल अली जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बताइए। हम प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम को, और आपने जिक्र किया कि वहां की सेना उग्रवादियों के इरादे पे रोई, फातिहा पड़ी, तो उनके लिए, क्योंकि वो रो रहे थे, उनके लिए एक शेर अर्ज करके मैं खत्म करता हूँ जी। तो बस शुरुआत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, भारत ने तो अपनी सैन्य क्षमता हर जगह पाकिस्तान को दिखा दी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने की क्षमता हो या कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को विफल करने की जो नीति हो, हर जगह भारत ने दिखा दिया पाकिस्तान को कि अभी भी पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना है। और अगर उन्होंने इस तरह से आतंकवाद को खाद पानी देना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान के खात्मे की जड़ भी वही आतंकवादी होंगे। तो फिलहाल आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।